मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, खुशियाँ बांट रहे होंगे और खुशियाँ समेट भी रहे होंगे। जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद हमेशा अच्छी की करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट, और उसकी वजह भी यही होती है कि अच्छी उम्मीद और अच्छा गुमान उस छाँव की तरह होता है जो इंसान को अपने दामन में पनाह देकर नाउम्मीदी और मायूसी के समंदर में डूबने से बचा लेती है। और इसीलिए हमें हमेशा कोशिश भी करनी चाहिए कि हमेशा हम पुरुम्मीद रहें, अच्छे की उम्मीद रखें और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि हमारी जिंदगियों में ज़हनी और कल्बी सुकून के ऐसे दिए रोशन करें जिनकी रोशनी कभी मद्धम ना पड़े, और खुशी के ऐसे फूल खिले जिनकी खुशबू और ताजगी कभी मांद ना पड़े। तो जनाब इसी दुआ के साथ हम भी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर देते हैं और जिक्र कर लेते हैं कुछ सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो सेहतमंद जिंदगी, जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती के लिए मुनासिब नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मौजूदा दौर में सेहत के हवाले से पैदा होने वाले बेशतर मसाइल की जो वजह है वो नींद की कमी ही है। और जब नींद की बात की जाती है तो दो बातों को मद्देनजर रखा जाता है। एक तो नींद का दुरानिया और दूसरा कि नींद की क्वालिटी कैसी है। और कभी कभार एक कामयाब या नाकाम दिन के दरमियान सिर्फ 1 घंटे का फर्क होता है, और एक इजाफी घंटा सोना, वर्जिश करना या नींद के बजाय मोबाइल पर गुजारना आपकी जिंदगी और काम करने के अंदाज में भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। तो जब हम नींद की क्वालिटी की बात करते हैं ना, तो अक्सर लोग नींद तो पूरी कर लेते हैं लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। और एक और मसला जिसका अक्सर लोग शिकार होते हैं वो है खराटे लेने का, जो खराटे लेने वाले के अलावा साथ सोने वालों की नींद भी खराब कर देती है। तो खराटे आखिर आते क्यों हैं? ये बीमारी है या फिर आदत है? और खराटों से निजात हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान चट्टा है, ENT स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच जी, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अब्दुल रहमान सबसे पहले तो हमें एक्सप्लेन करें ये खराटे आते क्यों हैं? जो इंसान खराटे ले रहा होता है उसे तो नहीं पता होता कि मैं खराटे ले रहा हूँ, लेकिन जो साथ सोने वाले हैं उनकी नींद खराब कर देते हैं। तो सबसे पहले बताइए क्यों होते हैं, ये क्यों लिए जाते हैं खराटे? अच्छा जी, इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि सांस लेने के 2 रास्ते हैं, एक नाक का रास्ता और एक मुंह का रास्ता। बिल्कुल। जब भी नाक से लेके सांस जो फेफड़ों तक जाता है उसमें ऊपर एक वेल्व होता है जिसको हम लेरिंग्स कहते हैं। इस दौरान इस नाक से लेके लेरिंग्स तक आवाज़ पैदा करने वाले आले तक रास्ते में कहीं पे भी अगर रुकावट होगी तो उस रुकावट से जो हवा बिल्कुल सीधी अंदर जा रही है वो सीधी अंदर नहीं जा पाती। अच्छा। उसके रास्ते में कोई रुकावट होती है तो उस रुकावट की सूरत में आवाज़ पैदा होती है और उस आवाज़ में को हम लोग बेसिकली खराटों का नाम लेते हैं। ठीक है, तो ये कोई बीमारी हो सकती है या कोई आदत भी हो सकती है? नहीं, बेसिकली खराटे लेना एक बीमारी है। खराटों के साथ आगे मुख्तलिफ बीमारियां इसके साथ जो है ना इंटरकनेक्टेड हैं। अच्छा। और इसमें एक बहुत बड़ी बीमारी जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, वो एक बहुत मेजर डिजीज है जो कि खराटे लेने वाले मरीजों में होती है बेसिकली। तो इसको फिर किस तरह किया जा सकता है? क्या इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए फिर अगर ये बीमारी कंसिडर हो रही है तो? देखें जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि नाक से शुरू होके आवाज़ पैदा करने वाला जो आला हमारे यहाँ पे मौजूद है, इस तक रास्ते में जहाँ पे भी अगर कोई रुकावट है तो वो मेन कॉज होती है खराटे लेने की, सोते हुए सांस की आवाज़ पैदा होने की। ठीक है। तो हमें उस आवाज़ को ठीक करने के लिए, उस खराटों को ठीक करने के लिए उस रुकावट को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर नाक है तो नाक से अगर हम लोग शुरू करते हैं, कुछ लोगों की नाक बहुत चिपटी होती है, कुछ लोगों की जो नाक से सांस लेने वाली जगह है वो बड़ी कम होती है। कुछ लोगों में नाक की हड्डी एक तरफ टेढ़ी होती है, कुछ लोगों में नाक में गदूदें होती हैं। मतलब ये पैदाइशी तौर पर ही होती है? नाक की हड्डी टेढ़ी पैदाइशी तौर पे भी हो सकती है। नाक की हड्डी बाज़ औक़ात नाक पे चोट लगने से भी टेढ़ी हो सकती है। और बर्थ इंजरीज पैदा होते हुए पैदाइश के दौरान जब बच्चा पैदा हो रहा होता है उस टाइम पे उसके नाक को कोई इंजरी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं, कोई चोट लग गई, ये सारी नाक की हड्डी की टेढ़ी होने की वजूहात हो सकती हैं। नाक में गदूदें, ऐसे लोगों को जिनको नाक में एलर्जी का मसला है उनमें नाक में गदूदें होती हैं। फिर जो छोटे बच्चे हैं उनमें अक्सर टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स के साथ साथ नाक के पिछले हिस्से में एक गदूद होती है जिसको एडिनॉइड कहते हैं। ठीक है। ये बच्चों में बहुत कॉमन है, इससे बच्चे खराटे लेते हैं, टॉन्सिल से बच्चे खराटे लेते हैं। फिर कुछ लोगों की जुबान का साइज बहुत बड़ा होता है।
अच्छा, उसकी वजह से भी खराटे लेते हैं लोग? जुबान के पिछले हिस्से का जिनका साइज बड़ा होता है, ऐसे लोगों में खराटे आते हैं। अच्छा। जिन लोगों में ये जो हमारा सॉफ्ट पैलेट जिसको हम तालू बोलते हैं आम जुबान में, जिन लोगों में हलक का कव्वा वो जो यूला होता है वो बड़ा होता है, ऐसे लोग खराटे लेते हैं। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज हैं जो कि सांस लेने के रास्ते में आती हैं, नाक से शुरू होकर आवाज पैदा करने वाले आले तक। तो ये जो भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है वही कॉज करती है स्नोरिंग या खराटे। और हम देखते हैं कि जैसे आप भी बता रहे हैं कि जो खराटे ले रहे होते हैं उनकी सांस की जो नाली है वो ब्लॉक हो जाती है, और इसकी वजह से हम देखते हैं जो खराटे ले रहे होते हैं वो हड़बड़ा कर उठ जाते हैं रात को। यही वजह है उनकी उठने की रात को। मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि खराटों के साथ एक बीमारी है जो बहुत लीथल और बड़ी डेंजरस बीमारी है जिसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। ठीक है। अच्छा, ये बीमारी जो खराटे लेने वाले मरीज हैं उनमें होती है बेसिकली। इसमें होता ये कि सांस जब रुकावट होती है सांस में, हाँ। सांस के रास्ते में कोई रुकावट होती है तो हम जब सांस नहीं ले पाते कुछ टाइम फ्रेम के लिए 10 सेकंड से ज्यादा, जब खराटे लेते लेते सांस रुकता है तो तब जब ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है और सारे जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो फिर बॉडी एक उसमें जो है ना वो एक रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पे उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसान को जगाती है कि उठो, और फिर इंसान अपना आप समझ लें कि पोस्चर चेंज करे या वॉलंटरली सांस लेके अपनी बॉडी की ऑक्सीजन की नीड पूरी करे। तो इसका फिर इलाज क्या है? काबिल इलाज बीमारी है ये, और फिर किस तरह इसको किया जाएगा? मेडिसिन के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है, किस तरह? देखें, सबसे पहले तो हमने ये कॉज ढूंढना है कि खराटे ले क्यों रहा है कोई बंदा, हमने वही देखना है और हमने उसी को ट्रीट करना है। ठीक है। पाकिस्तान में या हमारे जो मुल्क हैं, यहाँ पे तो साउथ एशियन कंट्रीज में ये नहीं, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, यूके है, वहाँ पे एक सिंड्रोम है, उसको कहते हैं स्नोरिंग स्पाउस सिंड्रोम। कि अगर किसी का जो पार्टनर है वो खराटे लेता है तो उससे इन ममालिक में डाइवोर्स की रेशो बहुत ज्यादा है। अब हम लोग अगर यहाँ पे किसी को कोई औरत अगर डाइवोर्स डिमांड करे इस बात से कि मेरा बंदा खराटे लेता है तो सारे उसको कहेंगे कि तुम पागल होगी, ये कोई मसलों में से मसला नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक इतना बड़ा मसला है कि अगर आपका पार्टनर जो है वो खराटे ले रहा है तो उससे उसकी नींद तो डिस्टर्ब होगी, आपकी जो साथ जो नींद ले रहा है उसकी नींद बड़ी डिस्टर्ब होती है। ऐसे ही है। तो इसको ट्रीट करने में वही बात है कि जो कॉज होगा हम उस कॉज को ट्रीट करेंगे। ठीक। जैसे अगर नाक की हड्डी अगर किसी की टेढ़ी है तो हम उसको ठीक करेंगे। अगर मतलब उसका ऑपरेशन हो जाएगा अगर दूध अगर बड़ी है या नाक की हड्डी बड़ी? देखें, किसी भी बीमारी में डॉक्टर सबसे पहले रिकमेंड करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है। जब हम लोग, एक चीज इसमें बहुत जरूरी है कि जब हम लोग बहुत रिलैक्स होकर सोते हैं, जब हम लोग बहुत रिलैक्स होकर सोते हैं तो हमारे गले के जितने मसल्स हैं वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। जब वो रिलैक्स होते हैं तो वो पीछे गिरते हैं। हाँ। वो गिरते हैं तो आवाज का रास्ता मजीद कम होता है, तो उससे क्या होता है, खराटे आते हैं। अब हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम लोग जो हिप्नोटिक्स लेते हैं, जो ऐसी दवाइयाँ जो नींद ज्यादा करती हैं, नींद में सुकून आवर दवाइयाँ हम लोग जो यूज करते हैं, खराटों वाले मरीजों को वो नहीं लेनी चाहिए। खराटे वाले मरीज ऐसे, चूंकि हमारे एरिया में अल्कोहल कंजम्पशन कम है, ये भी एक अच्छी चीज है। जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं बिफोर स्लीप, ऐसे लोगों को इस चीज से अवॉइड करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है कि वेट रिडक्शन, वजन कम करने से ऐसे लोगों में खराटों की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें बहुत कमी आती है। अच्छा। तो ये बहुत जरूरी फैक्टर है। हम किसी भी खराटे लेने वाले मरीज को जो सबसे पहला स्टेप बताते हैं, हम लोग यही कहते हैं कि आपने अपने वजन में कमी करनी है। मतलब जिनका वजन ज्यादा है वो भी इस चीज का शिकार हो सकते हैं और कम कर लेंगे। जिनका वजन ज्यादा है, ऐसे लोगों में जो सांस वाली जगह, सारे जिस्म पे चर्बी ज्यादा है ना, होती है, बिल्कुल ऐसे उनके गले के अंदर भी फैट डेपोजिशन बाकी आम जो थिन लीन लोग हैं उनकी निस्बत ज्यादा होती है। तो जब वहां पे सांस लेने का रास्ते में रुकावट ही बेसिकली इसका एक कॉज है, तो वो चर्बी की वजह से सांस लेने का रास्ता तो कम हो गया ना बाकी लोगों की निस्बत।
अब वो जब वो वेट रिडक्शन करते हैं तो उनकी पूरी बॉडी से फैट तो लूज होता ही होता है, उनके गले के अंदर जो चर्बी है वो भी लूज होती है। अब जब गले के अंदर चर्बी लूज होती है तो डेफिनेटली जो सांस लेने का रास्ता है वो पहले से खुल जाता है, तो खराटे लेने में बहुत सारी जो है ना वो बेहतरी आ जाती है। लेकिन क्या मुझे बताइए डॉक्टर अब्दुल रहमान, क्या मखसूस पोजीशन में सोने से भी खराटों का जो मसला है ये हल हो सकता है क्या? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लोग बहुत थक के सोते हैं तो जो हमारे गले में जो सॉफ्ट पैलेट तालू जिसको कहते हैं और जो जुवुला हलक का कवा जिसको कहते हैं, ये पीछे ये रिलैक्स होके पीछे को गिर जाता है। स्पेशली जब हम लोग सीधा सोते हैं तो ये पीछे को गिरता है और ये फिर जो सांस का रास्ता है उसमें मजीद रुकावट पैदा कर देता है। तो ऐसे लोग जब साइड पे लेते हैं, किसी भी करवट में सोते हैं, तो वो चाहे जितना भी पीछे जाए वो किसी ना किसी हद तक सांस के रास्ते में वो जगह बची रहती है जिससे वो सांस ले सके। तो ऐसे मरीजों में जब वो किसी साइड पे दाएं या बाईं साइड पे सोते हैं तो ऐसे मरीजों में फिर बेहतरी आती है। और इसी को लेके एक चीज़ है कि ऐसे लोगों के बारे में हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि जब वो कोई खुले कपड़े, खुली शर्ट पहन के सोएं और शर्ट के अंदर हम लोग एक पिलो रखने का उन्हें कहते हैं, शर्ट के अंदर। अच्छा, ठीक है। ताकि वो सीधे लेट ही ना सके। वो या दाईं करवट सो सकते हैं या बाईं करवट। जब वो सीधा लेटने की कोशिश करेंगे तो शर्ट के पीछे, शर्ट के अंदर तो एक पिलो पड़ा हुआ है, वो पिलो उन्हें सीधा सोने ही नहीं देगा, तो उससे उनके खराटों का मसला काफी हद तक बेहतर हो जाता है। ठीक है, ये कुछ चीजें थी, कुछ टिप्स थी जो डॉक्टर अब्दुल रहमान ने हमारे साथ शेयर की हैं। जो खराटों के मरीज हैं, जिनको खराटे बहुत आते हैं, उनको तो समझ नहीं आ रही होती कि वो उनकी नींद तो पूरी हो रही होती लेकिन वो बार बार उठ जाते हैं, जैसे हड़बड़ा के उठ जाते हैं और वो शिकायत करते हैं हमारी नींद नहीं पूरी होती और सुबह हम फ्रेश नहीं उठ रहे होते हैं। ये भी एक वजह है। देखें, इसमें डीप स्लीप क्वालिटी की जैसे मैं बात कर रही थी कि वो क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं होती। क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत जरूरी है। हमें एक तो स्लीप, नींद की ड्यूरेशन, और दूसरा क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत जरूरी है। एक बंदा जिसने रात को अपनी नींद ही नहीं अच्छे तरीके से पूरी की, आप उसकी बॉडी की जो स्लीप नीड है वो तो नहीं कम कर सकते, बिल्कुल, वो तो उसकी उतनी ही रहनी है। लेकिन रात को जब वो सोया तो वो अच्छी तरह सो के नहीं सुबह उठा। अब जब वो दिन के टाइम पे क्या करेगा कि दिन के टाइम उसको वही सारा दिन गनूदगी तारी रहेगी। अब जब वो गनूदगी होगी तो वो रिपीटेडली डे टाइम्स जो है ना वो काम करते हुए जो है ना वो सोने की आदत बहुत ज्यादा ऐसे लोगों में हो जाती है। बैठे बैठे सो जाते हैं और अंगड़ाइयां ले रहे होते हैं, ऊँघ रहे होते हैं, सुबह फ्रेश नहीं होते क्योंकि रात को नींद नहीं पूरी। और ऐसे लोगों में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो है ना वो उसकी रेशो बहुत ज्यादा है बाकी लोगों की निस्बत। तो कितनी देर, मतलब जो नींद है हमें अमूमन सब लोगों को कितनी देर लेनी चाहिए मैक्सिमम? देखिए, ये जो है ना वो ये एक बड़ा डिबेटेबल सा क्वेश्चन है। इसमें डिफरेंट स्पेशलिटीज जो हैं उनकी डिफरेंट राय है। जो साइकियाट्रिस्ट है उनके अकॉर्डिंगली नींद जो है वो उसकी अलग एक ड्यूरेशन होनी चाहिए। लेकिन जो अमूमी तौर पे किताबें कहती हैं कि वो 7 से 8 घंटे की एक हेल्दी नींद जिसमें 4 स्लीप साइकिल जो है ना वो होना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो और वो साइकिल्स क्या है? स्लीप साइकिल्स में बेसिकली नींद जो होती है ना उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक रैपिड आई मूवमेंट होती है, एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है। एक नींद का वो हिस्सा होता है जिसमें हमारी आंखें हरकत कर रही होती हैं और दूसरा वो उसमें दिमाग काफी हद तक अवेक होता है। एग्जैक्टली चल रहा होता है। हाँ जी, ये हर 80 से 90 मिनट बाद या हर 90 से 120 मिनट के बाद ये एक 20 सेकंड का फेज आता है जब आंखें और दिमाग काम कर रहा होता है। तो ये हमें 3 से 4 साइकिल जो है ना वो हेल्दी स्लीप के एक रात में लेने होते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर अब्दुल रहमान चट्टा हमारे साथ मौजूद थे, ENT स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त पे आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो लोग खराटे लेते हैं और इसको ये सिर्फ आदत ना समझें, ये एक बीमारी है जो आपके लिए भी, आपकी सेहत के लिए भी ख़तरनाक साबित होती है और आपके साथ जो लोग होते हैं उनकी भी नींद ख़राब करते हैं। तो आप लोगों को इस हवाले से जो है डॉक्टर से रुजू ज़रूर करना चाहिए। और इसी नोट पे हम लोग भी एक ब्रेक लेते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए कारोबारी दुनिया के हवाले से, तो आजकल हर तरफ एक ही शोर सुनाई दे रहा है और वो है ई कॉमर्स। अमेज़न समेत दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कारोबार के हवाले से
दुनिया तेजी के साथ ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा रही है और कारोबार दुकान से निकलकर आपको पता है अब वेबसाइट्स पर मुंतकिल हो चुके हैं और नौजवान नौकरियों की बजाय स्टार्टअप्स को तरजीह देने लगे हैं। लेकिन कई स्टार्टअप्स नाकिस मंसूबाबंदी की वजह से भी नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कारोबार में सप्लाई चेन को मेंटेन रखना एक खासा मुश्किल टास्क समझा जाता है और न्यू कमर्स इस हवाले से ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं कि सप्लाई का मैकेनिज्म क्या होगा। और अक्सर लोग जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनको लॉजिस्टिक्स के हवाले से ज्यादा मालूमात नहीं होती है, तो ऑनलाइन स्टोर तो आसानी से बन जाता है, लेकिन प्रोडक्ट्स की सप्लाई कैसे होगी, आपकी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचेंगी, ये एक अहम सवाल है। और पाकिस्तान में देखें तो डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री बहुत ही महदूद सी हो गई है और महज चंद ही कंपनीज ऐसी होंगी जो अजारादारी होने की वजह से शिपिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है उनकी। और ई कॉमर्स इंडस्ट्री में लॉजिस्टिक का किरदार कितना अहम है, ऑनलाइन कारोबार के लिए डिलीवरी मैकेनिज्म क्या होना चाहिए और पाकिस्तान में इस हवाले से क्या सूरत हाल है इस वक्त, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद अली कुरैशी है, ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद अली, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जैसे मैं बात करी थी, ई कॉमर्स जो काम है वो अपना इस वक्त जोरों शोर पर चल रहा है और लोग जो है ऑनलाइन धड़ाधड़ ऑर्डर भी कर रहे हैं, लेकिन जो मसला बड़ा आता है वो लॉजिस्टिक्स के हवाले से आता है कि जो लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं वो अपनी चीज़ें किस तरह पहुंचाएं कंज्यूमर तक। हमें बताइए कि कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाना क्यों इतना मुश्किल होता जा रहा है, कोई लॉजिस्टिक्स के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा है इस पर? अच्छा मुनीबा, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि कुछ अर्सा पहले तक ये मसला बिल्कुल पाकिस्तान में था कि कुछ स्पेसिफिक कंपनीज थी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। अच्छा। अब माशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी अवेलेबल है इसमें और बहुत सारी कंपनीज इसमें आती जा रही हैं, जिसमें मेरी कंपनी ट्रैक्स लॉजिस्टिक्स इज वन ऑफ द कंपनी व्हिच डूइंग दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। तो अब जो है इस पर मार्केट में रेवोल्यूशन आ चुका है, क्योंकि ई कॉमर्स जो कोविड के बाद से ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है वो ओवरऑल ग्लोबली बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही है। उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी कंपनीज अब मार्केट में आ गई हैं जो कि बहुत अच्छी सर्विसेज दे रही हैं, जिसमें क्वालिटी और प्राइस दोनों में बहुत अच्छी एक कंपैरिजन जो है वो एड ऑन हो गया है। अब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आपकी बात को मैं इससे सेकंड करूंगा कि अभी भी लोगों को एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होती है, खास तौर पर जो एसएमई लेवल के लोग काम कर रहे हैं या स्मॉल स्केल में बिजनेस काम कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उनको सप्लाई चेन को कैसे मैनेज करना है। उसके लिए हम लोगों ने अपना एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया हुआ है, जिसमें हम लोग छोटे कस्टमर्स के लिए ये फैसिलिटेशन करते हैं कि हम उनको वेयर हाउसिंग और ई फुलफिलमेंट की सर्विसेज देते हैं। अच्छा। जिसमें ये होता है कि आप अपना सारा स्टॉक हमारे पास इनबाउंड करवा देते हैं और आपसे मार्केटिंग पे फोकस करते हैं। उसके बाद आपके ऑर्डर की पैकेजिंग करना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करना, उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, वो सब की सब सर्विसेज जो हैं वो हम उनसे एक्वायर कर लेते हैं और उनको फुल फ्लेज सोल्यूशन देते हैं। तो अब इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज जो है विद द पैसिव टाइम डेवलप होती जा रही हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, ऑलमोस्ट कोई 26 करोड़ की आबादी के अंदर खाली पोस्ट ऑफिस या किसी एक सिंगल कंपनी के उसमें काम करना बड़ा मुश्किल है। तो अब ये कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और अब इंडस्ट्री में कुछ ऐसी रेवोल्यूशंस आ गई हैं जिसके बाद अब चीज़ें निस्बतन बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन फिर भी लोग जो है ये शिकायत करते हैं कि हमें बहुत महंगा पड़ता है, मतलब हमारी प्रोडक्ट उतने की नहीं होती। मतलब अगर आप 500 रुपए की प्रोडक्ट बेच रहे हैं लेकिन आपको 300 रुपए कॉस्ट पड़ जाती है कि आप लोगों ने उसको डिलीवरी करवानी है, तो पीछे बचता क्या है? हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। अच्छा, उसमें दो तरह के सेगमेंट्स हैं। देखिए, एक तो वो वाला ब्रांड होता है या वो वाला वेंडर होता है जिसकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो बकेट साइज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उनके लिए तो खैर ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो छोटे लेवल के कस्टमर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट लाइन बहुत कम है और कम प्राइस पे वो सेल कर रहे होते हैं, उसके लिए फिर आपको ई कॉमर्स लेवल पे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज पे काम करना पड़ता है कि आपको अपनी बकेट साइज को इम्प्रूव करना पड़ता है। प्लस ये होता है कि जो स्मॉल अमाउंट की प्रोडक्ट्स होती हैं उनका जो ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम निकलता है वो नॉर्मली B2B से निकलता है, यानी कि आप बल्क बिजनेस मूवमेंट पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि छोटी चीज़ का जो है वो पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है। जितनी कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ होगी उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी, ओवरऑल बिजनेस के जो ROI होगा वो कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट देता ज़रूर है। बाकी जो कॉस्टिंग है, जैसे मैंने आपको पहले सवाल पे बताया कि आप चूंकि बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आ चुकी हैं और आप जो पहले एक ज़माने में मोनोपोली थी स्पेसिफिक कंपनीज की, वो अब खत्म हो गई हुई है। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत चीप रेट्स पे और बहुत रीजनेबल रेट्स पे सर्विसेज मार्केट में दे रही है, जिसमें आप इजीली इन प्रोडक्ट्स की जो है सेलिंग को मैनेज कर सकते हैं। मतलब पहले कुछ कंपनीज थी जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी थी और महंगी चीज लगती थी लॉजिस्टिक के हवाले से। लेकिन जो दूसरा मसला है वो ये बहुत बड़ा मसला आता है कि जब आपके पास प्रोडक्ट्स पहुंचती हैं या इन केस अगर मेरे पास प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं तो वो डैमेज्ड हैं, तो वो कोई क्लेम नहीं करता। डिलीवरी जो होती है कंपनीज वो भी नहीं क्लेम करी होती, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी होती है? जिधर से ऑर्डर किया उसकी या जो लॉजिस्टिक्स होती है? अच्छा, इस पे एज अ लॉजिस्टिक एक्सपर्ट मैं इसका जरूर बर्डन लेना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि
क्योंकि अब जो मार्केट डायनामिक्स है वहाँ पे आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर काम नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर बनना पड़ेगा, तभी इंडस्ट्री ग्रो कर सके। इसमें हम लोग अपने कस्टमर्स को ये गाइड करते हैं और उनको ये बताते हैं कि आप जब पैकेजिंग करते हैं तो पैकेजिंग के कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉस्मेटिक्स की बात करता हूँ, मैं कोई ऐसी फ्रेजाइल आइटम्स की बात करता हूँ, तो हम उसकी जो पैकेजिंग करवाते हैं उसमें हम डिफरेंट डायमेंशन चीज़ें बताते हैं, जैसे बबल रैप में पैक करें, आप प्रॉपर बॉक्सिंग में पैक करें, आप उसको फ्रेजाइल के स्टिकर्स लगाएं। तो ये कुछ पैरामीटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने कस्टमर के एंड पे छोड़ते हैं। उसके बाद फिर जब प्रोडक्ट हमारे पास आती है तो फिर ये कहीं ना कहीं जो है लॉजिस्टिक कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सेफ एंड साउंड मूवमेंट किया जाए। हाँ, ये अभी तक एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है कि एंड कस्टमर के पास जब प्रोडक्ट पहुंचती है तो कोई बंदा भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। लेकिन ये कि इन तमाम पैरामीटर्स के बाद अब ये है कि जो मैं आपको अगर एनालिसिस बताऊं कि आज से कोई 6-8 महीने पहले तकरीबन जो आपकी डैमेज की रेशियो थी, इट कम्स अराउंड 2 to 3%, नाउ इट कम्स लेस देन 1%। उसकी रीज़न ये है कि अब जो है जो वेंडर है वो भी थोड़ा सा एजुकेट हो गया है, उसको भी आइडिया है, क्योंकि प्रोडक्ट टूटने का मकसद सिर्फ प्रोडक्ट का लॉस नहीं है, बल्कि ये आपका रेपुटेशन लॉस है उस लॉजिस्टिक कंपनी का भी और उस वेंडर का भी। तो अब इन दोनों पे दोनों कंपनीज मिलके बड़ा कॉन्शियसली काम कर रही हैं। अब ये मैकेनिज्म एक बना लिया गया है कि अगर हम लोग ट्रांजिशन है, लेकिन वी आर वर्किंग ऑन इट, और पहले से बहुत बेहतर जो है वो चीजें मार्केट में डेवलप हो चुकी है, जिसके थ्रू आप चीजों को। तो ये क्या सारी लॉजिस्टिक कंपनीज ये कर रही हैं या कोई स्पेसिफिक है इस पे काम कर रही है? जी, आइडियली तो ये एसओपी तमाम कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन अभी बहुत सारी कंपनी शायद इसमें इतना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उसमें इनपुट नहीं दे रही। लेकिन अब चूंकि एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो एवरी कंपनी इज ट्राइंग द सेम काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट कि अब उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। मतलब जिस तरह स्टार्टअप्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग ई कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसी तरह लॉजिस्टिक्स का भी जो कंपनीज है वो बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ती जा रही है। मतलब अगर मैं नंबर्स आपके साथ कोट करना चाहूँ तो लाहौर में सिर्फ इस वक्त ऑलमोस्ट 40+ कंपनीज आर वर्किंग एज अ लॉजिस्टिक पार्टनर। अच्छा। तो ऑन डिफरेंट स्केल काइंड ऑफ स्टाफ, कुछ विद इन सिटी सर्विसेज देती हैं, कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस भी देती हैं। जैसे ट्रैक्स की मैं बात करूं तो ट्रैक्स इज डूइंग सर्विसेज इन 600+ सिटीज, और उसमें यह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ती जा रही है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक कंपनीज को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना पड़ेगा, तभी मार्केट में एक्सेल कर सकेंगे। अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो बिजनेस को बहुत लॉन्ग रन में कहीं पे चला सकें। लेकिन क्या गवर्नमेंट सतह पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर कोई सपोर्ट मिल रही है या इस हवाले से कोई इसमें बेहतरी लाने के हवाले से, पोस्ट ऑफिस की अगर बात की जाए तो उसमें बेहतरी लाने के हवाले से कोई काम हो रहा है? जी, गवर्नमेंट इस वक्त जो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सीरियसली इंटरेस्टेड है। अच्छा। और बहुत ज़्यादा इस पर काम करी, उस पर ना सिर्फ ई कॉमर्स स्पेसिफिक इंडस्ट्री को रेवोल्यूट करी, बल्कि पूरे इकोसिस्टम में बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, जिसमें लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ भी बहुत सारी उनकी इंगेजमेंट्स है। हम लोग के साथ वो ऑन एंड ऑफ डिफरेंट फॉरम्स पे डिस्कशन करते रहते हैं कि ओवरऑल प्रोसेस को कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजी का है। अनफॉर्चुनेटली पोस्ट ऑफिस में जब काम हो रहा था एक ज़माने में, तो वो हम लोग डाक या लिफाफा या खत का कॉन्सेप्ट था। अब ई कॉमर्स एक डिफरेंट डायनामिक्स है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स रिक्वायर है। तो गवर्नमेंट ना सिर्फ पोस्ट ऑफिस को एम्पावर करने की कोशिश करिए, बल्कि इसके साथ साथ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की जो कोलैबोरेशन है उस पर बहुत ज़्यादा काम करिए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के साथ आप किसी एक सेगमेंट पे रिलाई करके काम नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, और वो विन विन सिचुएशन कहीं ना कहीं डेवलप हो जाएगी। अब चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही है। गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट दिस होल काइंड ऑफ इंडस्ट्री। और अगर इसको अच्छे तरीके से या बेहतर तरीके से इस सिस्टम को ना समझा जाया गया या इंट्रोड्यूस ना किया गया, तो आपको क्या लगता है क्या फ्यूचर होगा फिर इसका? अभी जैसे मैं कई फॉरम्स पे बात करता हूँ, पाकिस्तान जो है वो बहुत ट्रांजिशनल प्रोसेस से गुजर रहा है। ई कॉमर्स के लिए हम लोग बहुत फर्टाइल हैं, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त है, हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं जो ग्लोबली अवेलेबल नहीं है। कुछ लोगों का हमेशा से ये कंसर्न रहता था कि शायद अमेजन हमारे लिए कहीं कोई थ्रेट फैक्टर बनेगा, लेकिन जो एक्सपोर्टर और खासतौर पर जो मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे लेदर इंडस्ट्री माशाल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त है, इस और बड़ी क्लोथिंग में बहुत ज़्यादा हम लोग काम करें और उस पर हम एम्फेसाइज करें और कोशिश करें तो उससे चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। तो इसका फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर बहुत बेहतर है, लेकिन ये कि पैरामीटर्स के साथ विद द पैसिव टाइम हमें चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल ऐसे ही अडॉप्ट करेंगे, फ्लेक्सिबल होंगे तभी ये जो दौड़ है, जदीद दौड़ है, इसमें हम लोग शामिल हो सकते हैं। मोहम्मद अली कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं और इस हवाले से आपने हमसे बात की है। मजीद भी आपसे बात करनी है और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जिनसे आपको आगाह करना है यहाँ वक्त। तो एक छोटी सी ब्रेक आपने के नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है ये हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह है लाहौर की आबादी में मुसलसल इजाफा होना।
कुछ अर्सा पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से लाहौर की आबादी के फैलाव को रोकने के लिए दुबई की तर्ज पर एक शहर बसाने का ऐलान किया गया था और उस मंसूबे को तेजी के साथ मुकम्मल करने के लिए रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक इदारा भी बनाया गया। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से रिवर रावी प्रोजेक्ट को कलअदम करार देने और मंसूबे पर फौरी काम रोकने का हुक्म दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तें मंजूर कर ली हैं और रूडा एक्ट की दफा 4 आइन से मुतसादिम भी करार दे दिया गया है। ये केस है क्या, अदालत की जानिब से किन बातों को बुनियाद बनाकर ये फैसला दिया गया है और इसके असरात क्या मुरतब होंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट वकार शेख साहब हैं जो इस केस में दरखास्त गुजार हैं और उनके साथ मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर दुनिया मीडिया ग्रुप मोहम्मद अशफाक। अशफाक, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, सर आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। अशफाक, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी, इस केस के बारे में हमें डिटेल में बताइएगा कि दरखास्त गुजार की क्या प्ली थी और हुकूमत ने हाई कोर्ट ने जो है वो किन बुनियादों पर जो है ये इनकी दरखास्त को मंजूर किया है ताकि हमारे देखने वालों को पता चल सके। बिल्कुल, सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं उनके बारे में तो सब जानते होंगे कि वो माहौल को साफ़ सुथरा रखने और आलूदगी से पाक करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और पिछले 2 साल से लगातार वो इस मामले पर समाअत कर रहे हैं। तो उनकी अदालत में जब ये पिटिशन आई कि लाहौर दरिया रावी के किनारे हुकूमत एक शहर बसाने जा रही है और उसके लिए, उस मंसूबे के लिए ऐसी अराजी जो कि ज़रई है, 1,07,000 एकड़ ज़रई अराजी एक्वायर करके उस मंसूबे पर करे, उस पर मंसूबा बनाएगी। तो उसकी वजह से पूरे लाहौर में जो कि पहले ही दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है तो उसको मुतासर करेगी और यहाँ पर सांस लेना भी दुश्वार होगा। और इसी बुनियाद पर एक तो ये नुक्ता उठाया गया और दूसरा नुक्ता अदालत में ये उठाया गया कि जो मंसूबा हुकूमत बना रही है उसके लिए माहौलियाती सर्वे भी नहीं करवाया गया और जो सर्वे करवाया गया है वो खुद ही मैनेज करके करवाया गया है ताकि जल्द अज जल्द इसको बनाया जा सके। अदालत ने सबसे पहले तो इस पर कुछ अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए और हुकूमत को भी ये भी कहा कि जो आलमी माहौलियाती माहिरीन हैं उनसे इनका सर्वे करवाएं। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को ये बताया कि ये जो मंसूबा है ये प्योरली अवामी मफाद का मंसूबा है, अवाम के लिए बनाया जा रहा है ताकि अवाम को मुश्किलात ना हो घर लेने के लिए और पूरा जो एक लाहौर एक तंग शहर बन चुका है खुला हो जाएगा और ये सारे मामलात थे। अदालत ने कहा वो सारी बातें ठीक हैं लेकिन ये बताएं कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, वहाँ पर पानी को महफूज बनाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं और इसके साथ साथ जो आप सर्वे करवा रहे हैं महकमा माहौलियात से वो किस हद तक मेरिट पर सर्वे करवाया गया है। तो इन तमाम दलाइल का एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस उन्होंने बात तो की लेकिन वो अपने दलाइल से अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। जिस पर वकार शेख साहब ने ये कहा कि इनकी सारी बातें अगर एक साइड पे सुन ली जाएं तो एक बात कि 1,07,000 ज़रई राजी जो है वो एक्वायर की जा रही है। पहले ही लाहौर में एग्रीकल्चर लैंड जो है वो खत्म तकरीबन खत्म हो गई है और उसकी वजह से लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। यहाँ पर हवा साफ नहीं है, आलूदगी फैली जा रही है, ग्रीनरी हमें नजर ही नहीं आती, कंक्रीट का शहर बनता जा रही है। तो फिर ये कैसे मामला चलेंगे? जब ये मामला अदालत की नोटिस में लाया गया तो फिर अदालत ने इस पर तवील समाअत की और फिर एक वक्त ऐसा आया कि अदालत ने रोजाना की बुनियाद पर समाअत की और उसके बाद अदालत ने ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट को कलअदम करार दिया बल्कि ये भी हुक्म दिया कि रूडा ने इस प्रोजेक्ट के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट से 5 अरब रुपए का कर्ज लिया था उसको भी फौरी तौर पर वापस किया जाए। तो ये सारा मामला था। तो जस्टिस शाहिद करीम साहब माहौलियाती आलूदगी को के खात्मे के लिए उन्होंने बिल्कुल उनका ये विजन है कि लाहौर को आलूदगी से बचाना है और उसके लिए तमाम मसाइल उन्होंने कहा बरोएकार लाया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। सर आपसे बात करना चाहेंगे, आप दरख्वास्त गुजार हैं और आपने ये दरख्वास्त भी की थी। आलूदगी बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है, क्या हुकूमत ने इससे पहले कोई इस हवाले से कोई प्लानिंग नहीं की थी कि हम एक नया शहर बना रहे हैं दुबई की तरफ से, तो हम लोगों को आलूदगी के हवाले से भी देखनी है चीज़ें? असल में जो बुनियादी चीज़ है ये जो स्लोगन है कि हम दुबई की तरफ पे नया शहर बनाने जा रहे हैं, इसको अगर आप देखें तो सबसे पहले लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के जो बिल्डिंग रेगुलेशंस हैं उनको अमेंड किया गया। ठीक है। और ये कहा गया कि लाहौर अब वर्टिकल शेप में जाएगा, हॉरिजेंटली इसकी ग्रोथ नहीं होगी। अब उसमें ये किया गया कि जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो उस वक्त वाइस चेयरमैन थे उन्होंने प्रेजेंटेशन दी
टू द प्राइम मिनिस्टर कि जी अब हमारी ग्रीन लैंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन था, उन्होंने यूएनओ के प्लेटफॉर्म पे भी क्लाइमेट चेंज की बात की, क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री डेवलप की, उसके ऊपर आज भी वो बात होती है, तो सुनामी ट्रीज़ की बात होती है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स ये सारा जो रूडा वाला प्रोजेक्ट है उसको इनिशिएट किया गया। बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो अब लाहौर में आप एलडी के जो नए बिल्डिंग रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक आप 10 मरले के घर, यानी अगर आपके पास 10 मरले जगह है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर 5 स्टोरीज रेज कर सकते हैं। ओके। और हर एक जो बिल्डिंग है 10 मरले की, उसके नीचे एक शॉप भी बन सकती है। इसका मतलब ये है कि आपने जो कमर्शियल नीड है और जो रेजिडेंशियल नीड है वो आपने हाई राइज की फॉर्म में अलाउ कर दी है। अब जब ये बिल्डिंग रेगुलेशंस बन गए तो उसके बाद कोई जवाज़ नहीं था कि आप इस तरह का कोई प्रोजेक्ट दें जो कि तमाम तर एग्रीकल्चर लैंड को कॉम्प्रोमाइज़ कर। इन बायलॉज बनने के बाद लाहौर में वर्टिकल कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। अभी अगर आप मौजूदा लाहौर को अगर आप रिव्यू करें, एलडी की अपनी स्कीम एलडी एवेन्यू 1 वो 95% खाली पड़ी है। एलडी सिटी है, ह्यूज प्रोजेक्ट जो एलडीए बना रहा है, वो अभी डेवलप हो रही है और वो भी चूँकि अभी डेवलप हो रही है तो उसमें इनहैबिटेशन का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता, वो भी अवेलेबल है। आप किसी भी बड़ी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में जाएं तो वो ऑलमोस्ट 70-80% जो अभी वो खाली पड़ी है। और अभी बहुत सारा लाहौर के मास्टर प्लान में एरिया है जो कि रेजिडेंशियल जोन है। ठीक है। अब अगर रेजिडेंशियल जोन अवेलेबल है और वो लाहौर की ग्रोथ को कैटर कर सकता है, तो फिर लाहौर से बिल्कुल एडजेसेंट जो बफर जोन है, यानी जिसको मैं ये कहूँगा कि लंग्स ऑफ लाहौर है और वो रिवर बेड है जिसके लेफ्ट राइट पे जगह बची हुई है। अब इस जगह को फिर उसी वाइस चेयरमैन ने जिसने बिल्डिंग रेगुलेशंस को कहा कि जी ये हमें वर्टिकल जाना चाहिए, उसी ने एक और प्रेजेंटेशन दी और वो जो भी उसका ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल होने के बाद वर्टिकल का, उसके बाद उसने ये कहा कि जी ये रूडा का जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली इनिशिएट हुआ था 2013 में। इसके ऊपर रिसर्च हुई, सर्वेज हुए और उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। इसके फार रीचिंग इफेक्ट्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं, तो ये प्रोजेक्ट शेल्व हो गया। लेकिन उस प्रोजेक्ट को फिर रिवाइव किया गया इन ऑर्डर टू अकोमोडेट फ्यू डेवलपर्स। और वो जो एक स्लोगन था कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और बाहर से कोई कंसोर्शियम्स आएंगे और वो आके यहाँ कुछ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर आप आए रूडा की तरफ, सर मुझे आप बताइएगा, अब जैसे उन्होंने कहा कि अपील जो है वो दोबारा हम करेंगे, अपील करने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं जो अभी इमरान अमीन साहब ने जो बातें की जी, ही इज ए पब्लिक सर्वेंट, तो मैं इसको कंडेम करता हूँ इसलिए कि वो कहते नहीं हमारा चहारबाग का प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है, तो ये तो सीधी सीधी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ठीक है। इनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के मेरा ख्याल है कि इतनी इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए था कि ये कहते कि जी हाई कोर्ट ने इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए था कि हमने एक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की, वो ऐसे लोगों पर मुश्तमिल थी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड हैं और इसके जो मेंबर्स लगाए गए वो किसी क्राइटेरिया पे नहीं लगाए गए। ठीक है। इवन ये इमरान अमीन साहब जो हैं ये खुद सब्जेक्ट मैटर थे रिट पिटिशन का, और इसमें बताया गया कि ये उस कंपनी के मुलाजिम रहे हैं, उनके एग्जीक्यूटिव एडमिन डायरेक्टर रहे हैं जिस कंपनी को एलडीए ने इसी प्रोजेक्ट पे सर्वे करने पे ब्लैक लिस्ट कर दिया था। अच्छा। तो अब ये जिस ब्लैक लिस्टेड कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बैठ के उनकी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इधर बैठ के। दूसरा ये है कि ये जब भी लैंड कंपल्सरी एक्विजिशन जब भी होती है उसमें बेसिक प्रिंसिपल एक ही होता है, पब्लिक पर्पस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि ये क्या मफाद आमा के लिए एक्वायर की जा रही है, ये नहीं की जा रही। आप देखें कि इन्होंने जो इनिशियल लैंड एक्वायर की थ्रू कंपल्सरी एक्विजिशन, एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर की, उस लैंड को इन्होंने आगे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एक टर्म होती है जिसमें जैसे आम फहम टेंडर आप उसको कहते हैं, वो इन्होंने फ्लोट की। ठीक है। और उसमें लाहौर के 3-4 डेवलपर्स ने उसको बिड किया। ठीक है।
और उसमें से बिड करने वालों में से एक शख्स वो भी थे जो पहले रूडा बोर्ड का पार्ट एंड पार्सल थे। अच्छा। अब आप देखें कि इसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें बल्कि हुआ ये है कि इस्तेहसाल हो रहा है फार्मर का, सिटीजन, वो भी पाकिस्तान के सिटीजन हैं। इस केस के अगर आप शेड्स देखें तो लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था 1894 में। अब 1894 के लॉ के तहत आज 2021-2022 में लैंड एक्वायर की जा रही है और फार्मर को उस लैंड की फेयर कंपनसेशन भी नहीं दी जा रही। ये एडमिटेड फैक्ट है। ऐसे ही है। अब मुझे ये बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 ये कहता है कि हर शख्स जो है उसका राइट टू लाइफ है और राइट टू लाइफ में डिग्निटी ऑफ लाइफ भी शामिल है। एक फार्मर जो कि वहाँ पे जिसकी ज़री अराजी है 3 से 4 एकड़ 5 एकड़, वो वहाँ पे वेजिटेबल ग्रो करता है, वो लाहौर की मार्केट को सप्लाई करता है, उससे उसकी एक ऑनरेबल लिविंग हो रही है। ये जो एक जिस रिपोर्ट की ये बात कर रहे हैं कि जी ये भी इन्होंने गलत बयानी की है, मैं समझता हूँ कि अगेन आई डोंट नो कि क्यों की है कि इन्होंने ये कहा कि इसमें सारे सर्वेज हुए हैं और सारी चीजें मुकम्मल हैं। ये अगर सारा कुछ हुआ था तो एडवोकेट जनरल बताते अदालत नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, बल्कि बारहा कोर्ट ने इनको मौका दिया कि अगर कोई इस तरह की चीज है तो आप लाएं, सवाए उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी के जो जिसकी ब्लैक लिस्टिंग रिकमेंड की लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कि ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं ये गलत हैं और ये हकायक पर मबनी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे अशफाक साहब की तनाज़ा जो था जमीन का बहुत पुराना चल रहा था जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, और अब जो है वो लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमें जो जमीन के बदले सिर्फ फी मरला 11,000 रुपए दी जा रही है, बहुत कम है। बिल्कुल यही वो बात थी। और कि आप लोगों की लैंड को एक्वायर कर लेते हैं और उसके बाद फिर उनको मार्केट वैल्यू के मुताबिक उनको पैसे नहीं देते और फिर उनका जो एक एहसासा था सारी जिंदगी का वो एहसासा था। और वही जो लोग थे तकरीबन को 25 से 40 लोग लाहौर हाई कोर्ट में आए थ्रू एडवोकेट वकार शेख साहब। उन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी वकार शेख साहब की वसातत से। फिर ये मामला चैलेंज हुआ और उसके बाद इसका फैसला आया और कल ओपन कोर्ट में अदालत ने ये फैसला सुनाया, जिसके बाद एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब ने ये कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ अपील फाइल करेंगे। तो जो अमीन साहब थे वो तो बड़े हशाश बशाश होकर कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, वो इसलिए हशाश बशाश हैं कि उनका पैकेज जो है पे पैकेज इन मिलियंस ऑफ रुपीस वो इंटैक्ट है। ठीक है। और इन्हीं को इन्होंने जो CBD है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौर का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे भी इनको CEO लगाया हुआ है और इधर भी CEO लगाया हुआ है। अच्छा। हमारे पास पाकिस्तान में मैन पावर की कमी हो गई है, सो वी हैव द ओनली दिस पर्सन जो कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव रहा है, अब हमने उसको लगा दिया। ठीक है। आप देखें कि लाहौर के ये जो लंग्स हैं, ये जो एग्रीकल्चर लैंड है, ये लाहौर के लिए वेजिटेबल प्रोड्यूस करती है, मिल्क करती है, सब कुछ होता है। लेकिन देखें गवर्नमेंट का स्लोगन क्या है। जी। वो कहते हैं जो प्रोजेक्ट हमने करना था उसमें इतने हजार नौकरी मिलेगी, इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी। तो फिर मेरा ख्याल है कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जिलानी पार्क। फिर अगर इन्वेस्टमेंट ही आनी है और हमने ग्रीन एरिया को फ्यूचर क्या लग रहा है आपको? क्या अपील दायर करने जा रहे हैं वो लोग? क्या लग रहा है इस प्रोजेक्ट का? अपील दायर करना जो है उनका राइट है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने बैलेंस मेंटेन करना है। गवर्नमेंट ने फार्मर्स की उनके राइट्स की इस तरह से स्लॉटरिंग नहीं हो सकती इन दी गार्ब ऑफ के लिए कोई इसमें यहाँ पे हम मॉन्स्टर खड़े करने जा रहे हैं। मुझे ये आप बताएं, आप लाहौर की सिटीजन हैं, मैं भी लाहौर का सिटीजन हूँ। लाहौर में अगर आप आज सुबह न्यूट्रल सिटीजन के तौर पे अगर आप देखें आज हालात थे, न्यूट्रल सिटीजन ये पूरा साल जो हमने देखा है 2021 में भी आलूदगी जो है वो लाहौर शहर में इतनी फैली गई है कि सर फहरिस्त ही रहा है लाहौर शहर जो है लिस्ट में और पहले नंबर पर टॉप ट्रेंड करता रहा है। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद थे, वकार शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ लेकर आए और इस अहम टॉपिक के हवाले से हमने जनाब आज डिटेल में गुफ्तगू की है कि कल फैसला आया है अदालत की तरफ से और इसका क्या फ्यूचर बनने वाला है, इस हवाले से हमने बात की है। गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ हमने इस पे शामिल किया है। यहाँ पे वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए खेल और खिलाड़ी की, तो पाकिस्तान की सरजमीन ने ना
तमाम खेलों में ऐसे ऐसे मायानाज खिलाड़ी पैदा किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में मुल्क और कौम का नाम रोशन किया है। और ये खुदादाद सलाहियतें होती हैं जो अल्लाह की तरफ से दी जाती हैं हमें। और पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट मौजूद है जिनको अगर मौका और वसाइल मिल जाए तो वो पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा कर सकते हैं। और आज हम आपकी मुलाकात भी एक ऐसे ही बाहिम्मत और बासलाहियत खिलाड़ी से करवाने जा रहे हैं जो खसूसी फर्द होने के साथ साथ टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं। व्हील चेयर टेनिस में अपना अलग ही मकाम रखते हैं वो, और वो पहले इंटरनेशनल व्हील चेयर टेनिस प्लेयर हैं जो पाकिस्तान को 3 मरतबा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जितवा चुके हैं। और वो वाहिद पाकिस्तानी प्लेयर भी हैं जो टॉप 100 व्हील चेयर नेशनल टेनिस प्लेयर में अपना नाम बना चुके हैं। और उसके साथ साथ वो क्रिकेट कोच भी हैं, और उन सबसे बढ़कर उन्होंने MSc मैथ्स कॉम किया हुआ है, MA उर्दू किया हुआ है और MBA भी कर रखा है। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिफ अब्बासी, है टेनिस प्लेयर हैं। आसिफ साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदद किया। मैं अहले लाहौर, अहले पाकिस्तान और अहले दुनिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपकी मोहब्बत है कि मुझे आपने बुलाया। आसिफ साहब, सबसे पहले तो हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कि आपने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। बहुत से लोग अपनी डिसेबिलिटी के देखते हैं कि हम डिसेबल हैं तो हम घर पे बैठ जाएं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने उसको स्ट्रेंथ बना के इतना आगे पहुंच गए हैं, और टेनिस भी खेला है तो क्या खूब खेला है। तो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ी सी हमारे साथ शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एक ख़ास करम है, माँ बाप की दुआएं हैं, फैमिली की सपोर्ट है, बहनों के भाइयों की सबकी दुआ। और आपको जो स्ट्रेंथ बनाने की आपने बात की है, अब ये अंदर से आती है चीज़, ठीक है। डिसेबिलिटी, जब हम यहाँ से डिसेबल होते हैं ना तो डिसेबिलिटी आती है। हम डिसेबिलिटी इटसेल्फ इस चीज़ का नाम है कि आप काम नहीं कर सकते। जैसे कुछ बंदा हर चीज़ मौजूद होती है लेकिन वो काम नहीं करता है, तो इसका मतलब कि वो डिसेबल है। और हमारे मुल्क में जो डिसेबिलिटी का जो एक स्टिग्मा है वो बहुत अटैच हो गया है। हम उसको रिमूव कर सकते हैं, वो हम खुद ही कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कोई डिसेबिलिटी थी तो मुझे लगा कि मैं डिसेबल नहीं हूँ, मैं उसी तरह कर सकता हूँ जिस तरह नॉन डिसेबल लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे स्ट्रेंथ देती रही, और माँ बाप की दुआएं, अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि जिस स्पोर्ट्स में भी किया, दिल से किया और मेहनत और जस्तजू जो जारी रखी, अल्लाह पाक ने करम किया और अपना मकाम बनाते जा रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते जा रहे हैं। आसिफ साहब, मुझे बताइए कब से आप ये टेनिस खेल रहे हैं, कि कैसे शौक पड़ा, इंस्पिरेशन कौन बने आपकी? जी, मैं बहुत स्पोर्टी था बचपन से। अच्छा। लेकिन मैं उससे पहले एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन होती है जब आपको पता चलता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट विद मी। सो जब मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था, स्कूल में था, तो मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि मेरे साथ कोई डिसेबिलिटी है, मैं चल नहीं सकता, क्योंकि बच्चा था। तो मुझे जब मोमेंट रियलाइजेशन में आपको वाक़या सुनाता हूँ कि जब मैं बचपन में था तो मेरे स्कूल के टीचर ने कहा, जो टीचर थे, कि यहाँ से भागो। 2 लड़के उठाए, मुझे उठाया और के भाग के जाओ और दीवार को हाथ लगा के आओ। ठीक है। तो वो जो मोमेंट थी, मैं जब भागा, अब मैं भागा रास्ते में, जब मैं ज़ाहिर में नहीं भाग सकता था इस तरह जिस तरह दूसरे भागते, मैं गिर पड़ा। ओके। और मैं गिर पड़ा और मैं रोना शुरू हो गया। लेकिन मुझे अभी तक याद है कि मैं उस दीवार को हाथ लगा के वापस आया, और वो मेरे आंसू जो मेरी गालों पे चिपके हुए थे, लेकिन मैंने हाथ लगाया, वापस आया। तो उसके बाद फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद ऐसा लगा जैसे ये मेरी जो आंसू हैं ये मेरी स्ट्रेंथ बन गए हैं, और मैं अभी भी फील करता हूँ, लेकिन वो मुझे स्ट्रेंथ देते हैं, मुझे तक़वियत देते हैं। नहीं, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। और पाकिस्तान का जो नाम है दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी उठाया और इंशाल्लाह आगे भी लेके जाऊँगा, और दूसरे जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन और दूसरा राह बनूंगा, ताकि वो उस राह पे चल के जो है वो आगे तक जा सकें। बिल्कुल ऐसे, ये बहुत अच्छी बात आसिफ साहब आपने की है। लेकिन हमें बताइए कि सीखा कहाँ से आपने टेनिस खेलना, कौन सा आपके कोच थे? कोच, वही बात है कि कोच मेरा कोई नहीं था। अच्छा। और मैं मुशाहिदा करता था, लोगों को देखता था जैसे दूसरे कोचेज़ होते थे। तो मैं लाहौर से, मेरे वालिद का ताल्लुक इस्लामाबाद से और मेरी वालदा लाहौर से हैं। ठीक है। तो जब लाहौर में पढ़ता था तो जब छुट्टियों में जाते थे इस्लामाबाद, तो वहाँ पे इस्लामाबाद क्लब है, तो मेरा कज़न वो जाया करता था, तो उसके साथ चले जाते थे, देखते थे वो टेनिस खेल रहे हैं। क्रिकेट का शौक था, स्पोर्ट्स का शौक हो गया था, तो देखते टेनिस खेल रहे। तो फिर जब वो प्लेयर खेल रहे थे तो वहाँ गाँव में आके वापस आके मट्टी पे लकीरें लगा के, तख्ती पकड़ के, तो एक्शन बनाना कि ये
मैं ये प्लेयर हूँ, मैं वो प्लेयर हूँ। तो कुदरती एक मुशाहिदा था, वो सीखता रहा कि ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। तो वो एक्शन कर करके इमिटेशन कर करके तो वो टेनिस करने की शुरू कर दी। अच्छा। तो फिर मुझे 1996 में 1998 में मुझे मौका मिला कि मुझे F9 पार्क में वहाँ पे मुझे एज अ टेनिस कोच, असिस्टेंट कोच की जॉब मिली। तो मुझे याद है कि मैं गर्मियों की तपती धूप में मैं 2:30 बजे जो टेनिस कोर्ट में होता था और कोई शेड भी नहीं होता था और मैं जाली के साथ खेलता रहता था टेनिस कोर्ट में, खुद ही खेल खेल के, मतलब प्रैक्टिस कर करके। वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आपने अपनी राह खुद ही हमवार की है और हम खुद ही कर सकते हैं, कोई दूसरा आके नहीं कर सकेगा। आपके साथ मिलते हैं लोग, आपका हाथ पकड़ते हैं, लेकिन आपको चलना कोई नहीं सिखाएगा कि आप चलो। तो चलना आपको खुद ही हिम्मत करनी पड़ती है, खुद ही अपनी राह बनानी पड़ती है। जैसे मैंने कहा, पानी की तरह आपने बहना है और जब आप पानी की तरह में तो उसके आगे कोई पुल नहीं बांध सकेगा, कोई रास्ता नहीं रोक सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोफेशनली आपने कब फिर खेलना शुरू किया? प्रोफेशनली मैं टेनिस कोच, एज अ टेनिस कोच काम करना शुरू कर दिया। फिर इसी तरह कोर्सेज किए, फिर मैं यूके गया, वहाँ से कोर्स किया। जब मैं 10-11 साल पहले मैं यूके चला गया और परमानेंटली वहीं पे मैंने रेजिडेंस तैयार कर ली। तो 2017 में ऐसा हुआ कि मुझे इंजरी हो गई। मैं टेनिस कोचिंग कर रहा था और टेनिस कोचिंग के दौरान मुझे इंजरी हुई। तो मेरा लिगामेंट जो है वो उनको दोबारा उन्होंने सिया और उस वक्त मैं बड़ा डिप्रेशन में था कि यार मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं नहीं आगे कुछ कर सकूँगा। ऊपर से डिसेबिलिटी है और एक इंजरी भी हो गई है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैंने देखा एक लेजर सेंटर पे व्हीलचेयर बास्केटबॉल का सेशन का था। ठीक है। तो मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल जब मैंने की तो मुझे शौक पड़ गया कि यार मैं कर सकता हूँ अभी भी। फिर उसी अप्रैल 2017 में मैंने अपना पहला नेशनल टूर्नामेंट खेला यूके में। ठीक है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह जीता। आपको बताता चलूँ कि उस वक्त से पूरे यूके में 17 टूर्नामेंट्स खेल चुका हूँ और 17 में 16 मैंने जीते हैं। और 3 दफ़ा मैं बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मैंने जीता, 2017, 2018, 2019 और फाइनल जीते वहाँ पे। तो और तकरीबन मैंने 8 या 10 इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीते हैं और उसमें से मैं 3 जीत चुका हूँ। और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैसा फील होता है? मतलब हम पाकिस्तान में रह के तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन जब बाहर हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरह की फीलिंग होती है? और इतने बड़े लेवल पर जब हमारा जो फ्लैग है वो लहरा रहा होता है तो मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए जब फ्लैग हाई करने की बात आती है। तो मुझे ये अनबिलीवेबल फीलिंग होती है जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आपको एक प्राउड फील होती है कि पाकिस्तानी हैं, हम कर सकते हैं, अगर हमें मौके मिले हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं ब्रिटिश ओपन की बात करना चाहूँगा। जी। जब पहली दफ़ा 2017 में मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं जब गया तो सब मुल्कों के झंडे ऐसे पूरे अरीना में लगे हुए थे। ठीक। हर मुल्क का। तो मैं देखा मेरा झंडा नहीं है, तो मैंने ऑर्गेनाइजर से जाके बात की, ये पाकिस्तान का झंडा है। पहली दफ़ा तो कोई खेलने आया है, तो हम झंडा कहाँ से लेंगे? फिर उन्होंने रिक्वेस्ट मेरी मानी और अगले दिन जो है वो पाकिस्तान का झंडा लेके आए और वो उन्होंने वहाँ पे लहराया। लेकिन करें वहाँ में जब खड़े होके तो मैंने तस्वीर उतारी और मैंने इस तरह इशारा किया कि ये झंडा मैंने लहराना है और इंशाल्लाह ये लहराता रहेगा पूरी दुनिया के मुल्कों के झंडों के साथ। और वो बहुत मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो करम किया। और बिल्कुल है, सही है। तो मुझे बताइए आसिफ साहब कि अगर आप इंटरनेशनली भी खेल रहे हैं, आपको पता है यहाँ पर भी खेला जाता है, फैसिलिटीज़ के बारे में मैं पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, फैसिलिटीज़ जो हैं वो टैलेंट को या टेनिस प्लेयर के लिए होती हैं। इंटरनेशनली क्या हम मीट कर पा रहे हैं उस चीज़ को? अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा अलमिया है कि कह लें कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, लेकिन हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे पास हमें सिर्फ इनको ग्रूम करने की ज़रूरत है। जैसे कि टेनिस बहुत महंगी गेम है, लेकिन उसके ऊपर अगर व्हील चेयर है वो एक अलग से खर्चा आता है। लेकिन इस तरह फिर लोगों ने हाथ मिला के इकट्ठे होके एक सेटअप बनाना है। कराची में चल रहा है, इस्लामाबाद में भी लॉन्च हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें मतलब वर्क फोर्स चाहिए जो क्वालिफाइड हो, जिनको पता है कि व्हील चेयर टेनिस क्या चीज़ है, क्योंकि ये बहुत मुख्तलिफ है मतलब स्टैंडिंग टेनिस से। स्टैंडिंग टेनिस में तो आप लेटरल मूव कर सकते हैं साइड टू साइड, लेकिन इसमें ये है कि आपको मूव करना है और फिगर 8 के साथ मूव करना है, जो कि बहुत मुश्किल है। और आपके हाथ ही आपके पाँव है और आपने रैकेट भी उसी हाथ से पकड़ना है
आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आप एक अपनी राह मुतय्यन कर लेते हैं, अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है। और हम पाकिस्तानी नेशन इकट्ठे होकर ऐसे ही लोगों को, और हमें ये स्टिग्मा रिमूव करना पड़ेगा कि माजूरी कोई ऐसी शय है कि इसको हम अटैच कर दें। हम डिसेबल लोग बहुत आगे जा सकते हैं। बेशक, और बेशक ऐसे ही। डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप लेस देन ह्यूमन है, आप कोई इंसान के दर्जे से नीचे गिर गए, नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बेशक कुछ भी ऐसे कर ही। सकते हैं। आसिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, टेनिस प्लेयर हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और अपने जर्नी के बारे में आपने हमारे साथ गुफ्तगू की है। और जिस तरह हम पहले भी कहते रहते हैं जनाब कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और ये एक जीती जागती एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद थी। डिसेबल है लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे अब आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।